हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कंपटीटर्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। मंडी निरीक्षक उप निरीक्षक की तैयारी सीरीज़ में आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं रसायन विज्ञान का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने पदार्थ, परमाणु संरचना, तत्व, धातु, अधातु, यौगिक एवं मिश्रण तक का पढ़ लिया था। आज हम देखने वाले हैं रासायनिक परिवर्तन। दोस्तों, हमारे आसपास हम रोज दिन कई परिवर्तन को होते देखते हैं, जैसे बर्फ को बर्फ से पानी में बदलते, कांच को टूटते देख, पेड़ों के कटते देख, मिट्टी का बहाव देख। ऐसे कई सारे परिवर्तन हैं जो हमारे दैनिक जीवन में रोज रोज होते रहते हैं। उनमें से कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिसमें परिवर्तन के बाद वो जो चीज़ है, वो जो पदार्थ है, उसका रूप या गुण नहीं बदलता। जैसे जब बर्फ से पानी बदलता है, बर्फ जब पानी में बदलता है तो उसका गुण नहीं बदलता। ठोस से द्रव भले हो जाए, परंतु उसके जो गुण हैं वो नहीं बदलते। ये पानी फिर से बर्फ में बदल सकती है। या कांच जब टूटता है तो टूटा हुआ टुकड़ा भी जो है कांच ही होता है। इस प्रकार इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ऐसे परिवर्तनों को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं, जिसमें पदार्थ की संरचना में या गुणों में, आंतरिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। उन्हें हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। फिर कुछ परिवर्तन हम ऐसे देखते हैं जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ का गुण ही बदल जाता है। जैसे कागज को अगर हम जला दें तो वो बन जाती है राख। अब कागज का जो गुण है और राख का जो गुण है वो बिल्कुल ही अलग है। जैसे दूध जो है, जब दही बनती है तो दूध के गुण और दही के गुण बिल्कुल अलग हैं। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें एक पदार्थ दूसरे बिल्कुल भिन्न प्रकार के पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, उन्हें हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तनों को ही हम रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो जब एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ मिलते हैं, और अगर नहीं भी मिले और जब दूसरे पदार्थ में वो परिवर्तित हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। जैसे इसी रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे लिखते हैं? जैसे लकड़ी है, लकड़ी में होता है मुख्यतः कार्बन। तो कार्बन जब जलता है तो इसका मतलब होता है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है। तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है और बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मोनोऑक्साइड। और ऊष्मा निकलती है बहुत अधिक मात्रा में जलने पर। तो केमिस्ट्री में हम इसको कैसे लिखते हैं? कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड, और ऊष्मा या फिर हीट जो है यहाँ पे निकलती है। इसी को हम कहते हैं, जिसको हम उसके प्रतीकों से प्रदर्शित करते हुए जब इस प्रकार लिखते हैं, तब हम उसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। तो एक जो रासायनिक समीकरण होते हैं, जैसे इस उदाहरण में हम देख रहे हैं, एक रासायनिक समीकरण में दो पक्ष होते हैं। ये जो पक्ष होता है इसे हम कहते हैं अभिकारक। अभिकारक। और एरो के उस पार जो होते हैं उसे हम कहते हैं उत्पाद। यहाँ पे क्या हो रहा है? दो अभिकारक मिल रहे हैं और एक नया उत्पाद बना रहे हैं, और ऊष्मा जो है मुक्त हो रही है। अब ये इस तरीके से भी हो सकता है कि दो अभिकारक मिल रहे हों, दो से अधिक अभिकारक मिल भी सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अभिकारक एक ही हो और टूटने के बाद वो उत्पाद अधिक बना रहा हो, यानी उत्पादों की संख्या एक से अधिक हो। तो इस आधार पर रासायनिक अभिकरण जो है कई प्रकार के होते हैं। तो हम कुछ प्रमुख प्रकारों को देख लेते हैं। तो उसमें सबसे पहला है, जो अभी हमने उदाहरण देखा, वो वास्तव में है संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होगी? संयोजन अभिक्रिया में एक से अधिक उत्पाद जो हैं आपस में मिलेंगे और
एक से अधिक अभिकारक मिलेंगे आपस में और एक नया या एक से अधिक नया उत्पाद बनाएंगे। जैसे अभी हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड का बनना या मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना, ये सारे के सारे जो हैं संयोजन अभिक्रिया हैं जिसमें पदार्थ जो हैं आपस में जुड़ रहे होते हैं, आपस में अभिक्रिया कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद होती है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया में ये टूटेगा, इसमें जो है जुड़ना होता है, इसमें होता है टूटना या फिर घटना। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है सामान्यतः चूने के रूप में हम इसको जानते हैं। तो वात्या भट्टी आदि में जब धातु निष्कर्षण के लिए, लोहे वोहे के निष्कर्षण के लिए या फिर सीमेंट के निर्माण में इसका प्रयोग होता है, तो जब इसको गर्म करते हैं, जब इसको गर्म करते हैं तो ये चूना कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है, चूने में बदल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि एक जो अभिकारक है और वो जो है अभिक्रिया के पश्चात दो उत्पादों में टूट रहा है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है वियोजन अभिक्रिया। फिर हम देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि अभिकारक से एक से अधिक अभिकारक होंगे और कोई अभिकारक जो है दूसरे किसी तत्व को जो उससे कम क्रियाशील है उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन से जब आयरन अभिक्रिया करता है तो ये कॉपर को उसकी जगह से विस्थापित कर देता है, क्योंकि आयरन जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील होती है। आयरन जो है ये अधिक क्रियाशील है कॉपर से। तो कॉपर का जो यौगिक है कॉपर सल्फेट, उसके विलयन से आयरन जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण उसको उसकी जगह से हटा देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। तो कॉपर की जगह यहाँ पे आयरन ने ले लिया और कॉपर को मुक्त कर दिया। तो रिप्लेस करना, विस्थापन मतलब रिप्लेस करना, उसकी जगह ले लेना, रिप्लेसमेंट। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जो है विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। फिर कुछ प्रकार की अभिक्रियाओं में, कुछ प्रकार की अभिक्रियाओं के पश्चात जो है उत्पाद के आसपास यानी तंत्र का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। जैसे चूने को अगर आप पानी में घोलें तो आपने देखा होगा बहुत तेज बुलबुला उठता है और चूने का पानी जो है गर्म हो जाता है। ये है चूने का पानी और ये जो है गर्म हो जाता है, ऊष्मा मुक्त होती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है उसमें उसे हम कहते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं, इसमें ऊष्मा मुक्त होती है। चूने के पानी को घोल कर देखिएगा। फिर कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें अभिक्रिया के पश्चात तंत्र का जो तापमान है वो कम हो जाता है। जैसे जब हम अमोनियम क्लोराइड को पानी में घोलते हैं तो ये अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन बनाता है और पानी जो है ठंडा हो जाता है, ऊष्मा जो है अवशोषित होती है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं ऊष्माशोषी।
ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। यूरिया को भी जब हम पानी में घोलते हैं तो हाथ ठंडा लगने लगता है, वहाँ पे भी ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो रही होती है। फिर स्पीड को अगर देखें कि अभिक्रिया जो है कितनी तेजी से होती है कितने धीरे से होती है, तो जो अभिक्रियाएं बहुत तेज से होती हैं, बहुत तीव्र से होती हैं, उन्हें हम कहते हैं तीव्र अभिक्रियाएं। तीव्र अभिक्रिया। जलना जो है साधारण तौर पे बहुत तीव्र अभिक्रिया होती है, तो जैसे मैग्नीशियम का जो जलना है ये बहुत तीव्र अभिक्रिया है, कुछ सेकंड्स में हो जाती है। फिर इसके उलट कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो बहुत धीरे होती हैं, उन्हें हम कहते हैं मंद अभिक्रियाएं। जैसे लोहे पे जंग का लगना है, ये जो है मंद अभिक्रिया का उदाहरण है। दूध से दही बनना भी मंद अभिक्रिया है, समय लेता है। लोहे पे जंग लगने से संबंधित प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं, तो वास्तव में होता क्या है कि जो लोहा या आयरन जो होती है वो अपने आसपास वातावरण में जो नमी है और जो ऑक्सीजन है और जो नमी, नमी में सामान्यतः क्या होता है, पानी होता है, नमी, उससे अभिक्रिया करती है और बनाती है अपने ऑक्साइड, जलयोजित ऑक्साइड, यानी उसमें नमी की कुछ मात्रा होती है उसके ऑक्साइड में। एक्स लिखने का मतलब है कि कितने H2O हैं, ये चर चर है, इसका मान कुछ भी हो सकता है। तो आयरन जो है अपने आसपास वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है और नमी है उससे क्रिया करके अपने ऑक्साइड बनाती है, इसी को हम कहते हैं जंग या फिर रस्ट। तो ये मंद अभिक्रिया है। तो इस प्रकार हमने अभिक्रियाओं के कुछ प्रकार देखे। एक और प्रकार है जिसे हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है कि अम्ल और क्षार जब आपस में मिलते हैं, एक अम्ल ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक क्षार ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अम्ल और क्षार जब आपस में मिलते हैं, ये एक अम्ल है, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे कि अम्ल क्या होते हैं क्षार क्या होते हैं, पर अभी समझ लीजिए कि अम्ल और क्षार जब आपस में मिलते हैं तब ये लवण बनाते हैं। साधारण लवण है NaCl, जिसे हम नमक कहते हैं, और पानी बनाते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलने पर लवण बनाते हैं और जल, ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण का अभिक्रिया। तो ये हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ प्रकार देखे। यही है समीकरण। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ आयरन के सामने 4 लिया हुआ है, ऑक्सीजन के सामने 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ऐसा क्यों? तो अभी हम सीखेंगे रासायनिक समीकरणों को जो है संतुलित कैसे करते हैं। संतुलित कहने का मतलब ये है, जैसे गणित में हम देखते थे कि LHS और RHS जो है इक्वल होना चाहिए, वैसे ही जो अभिकारक पक्ष है, अभिकारक पक्ष में जो परमाणुओं या अणुओं की संख्या है अभिकारक पक्ष में, वो उत्पाद पक्ष के परमाणु या अणुओं की संख्या के बराबर होनी चाहिए।
जैसे इस उदाहरण पे हम देख रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन है अभिकारक पक्ष में, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है उत्पाद पक्ष में, एक क्लोरीन है, इधर भी एक क्लोरीन है, एक सोडियम है, एक सोडियम है, एक ऑक्सीजन है, उधर भी एक ऑक्सीजन है, ये संतुलित है। तो अभिकारक पक्ष में जो परमाणु या अणुओं की संख्या है वही उत्पाद पक्ष में परमाणु या अणुओं की संख्या है। यहीं से एक महत्वपूर्ण नियम हमारे सामने आता है जिसे हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है कि ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, उसका सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। वैसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये है कि अभिकारकों का जो द्रव्यमान होगा, अभिकारकों का द्रव्यमान वो हमेशा, अभिकारकों का जो द्रव्यमान होगा वो उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होगा। ये है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी द्रव्यमान ना तो नष्ट हो रहा है ना ही नया द्रव्यमान बन रहा है। तो संतुलन करने के समय हम ये देखेंगे कि अभिकारक पक्ष में जितने भी अणु परमाणु हैं उनकी संख्या जो है उत्पाद पक्ष के अणु परमाणुओं की संख्या के बराबर हो। जैसे अभी यहाँ पे हमने देखा, इसको हम देख लेते हैं। जैसे ये नहीं था और ये नहीं था, तो मैग्नीशियम जो है उसका ऑक्सीकरण हो रहा है या ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है और बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 1, यहाँ पे 2, तो इसको संतुलित करने के लिए हमें यहाँ 2 डालना पड़ा। अब यहाँ पे 2 लेने पर क्या हो गया कि मैग्नीशियम भी 2 हो गया, तो इसलिए यहाँ पे भी हमको 2 लेना पड़ा। तो इस प्रकार से अभी संतुलित हो गया, 2 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन। उसी तरीके से जब आयरन और ऑक्सीजन को हम मिला रहे थे, आयरन और ऑक्सीजन को जब हम मिला रहे थे तो बना रहा था Fe2O3। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ऑक्सीजन जो है 3 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2, दोनों की संख्या समान करने के लिए 2 को 3 से गुणा करना पड़ेगा, 3 को 2 से गुणा करना पड़ेगा। हमने कर दिया, इसको कर दिया 3, इसको कर दिया 2, 2 3 6 ऑक्सीजन हो गए यहाँ पे 6। अब 6 ऑक्सीजन हो गए, लेकिन यहाँ पे आयरन अब 4 हो गया, 2 और 2 4, तो यहाँ पे आयरन हमको करना पड़ा 4। तो इस प्रकार से आपको संतुलन करने के लिए भी प्रश्न पूछ सकता है। हो सकता है एक समीकरण आपको दिया हुआ हो, वो असंतुलित हो और आपको उसको संतुलित करना हो। ये तो हो गई रासायनिक अभिक्रियाएं प्रकार। आपको हो सकता है कोई रासायनिक अभिक्रिया दी हुई हो और आपसे पूछ दे कि वो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में क्या होती है। अब हम देख लेते हैं रासायनिक आबंधन। आबंधन से मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे सोडियम और क्लोराइड आपस में जुड़ गए, तो ये क्यों जुड़े, कैसे जुड़े? हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, तो कैसे जुड़े, ये हम देखने के लिए देखेंगे रासायनिक आबंधन। रासायनिक आबंधन देखने से पहले 2-3 प्रकार की महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं रह गई हैं, वो हम देख लेते हैं। जैसे एक होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो जैसा नाम से पता चल रहा है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, एक उदाहरण लेते हैं, कार्बन का जलना, कार्बन डाइऑक्साइड का बनना। तो पहले ये कहा जाता था कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता है। पर बहुत सी अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनका ऑक्सीकरण होता है, उसमें ऑक्सीजन का रोल ही नहीं होता। तो फिर बाद में आगे क्लासेस में आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो है त्यागना होता है, वो होता है ऑक्सीकरण। यानी जब कोई परमाणु, जब कोई तत्व जो है रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है,
तब उसका ऑक्सीकरण हो रहा होता है। और अपचयन अभिक्रिया में ये कहा जाता था, अपचयन अभिक्रिया में, कि हाइड्रोजन जुड़ता है। अपचयन अभिक्रिया, ये पूर्व की संकल्पनाएं हैं दोस्तों। पहले विज्ञान जो है विकसित होते जाता है, नई नई खोजें होती जाती है, तब फिर नई नई बातें पता चल जाती हैं। तो पहले ये माना जाता था कि हाइड्रोजन का जुड़ना जो है अपचयन है। जैसे जब हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ क्रिया करती है, फ्लोरीन के 2 परमाणुओं के साथ, तो बनाती है हाइड्रोजन फ्लोराइड। और यहाँ पर जो है, क्योंकि फ्लोरीन जो है हाइड्रोजन के साथ जुड़ रही है, तो ऐसा माना जाता था कि हाइड्रोजन का फ्लोरीन का जो है अपचयन हो रहा है करके। यहाँ पे माना जाता था कि कार्बन का जो है ऑक्सीकरण हो रहा है करके। परंतु बाद में पता चला कि सब खेल तो जो है इलेक्ट्रॉनों का है। तो ऑक्सीकरण के ठीक उलट, जब इलेक्ट्रॉन आपसे जुड़ रहे होते हैं जिस परमाणु से, उन्हें हम कहते हैं कि उनका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो आगे की क्लासेस में या डीप में जाएंगे तो आप देखेंगे कि फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है हाइड्रोजन से। तो जुड़ना या फिर ग्रहण करना, तो इस प्रकार से ये होती हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। जब दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी भी होती हैं जब ये दोनों एक साथ होती हैं, तब उन्हें हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ये अंग्रेजी के शब्द से बना है, क्योंकि इसको बोलते हैं अपन ऑक्सीडेशन और अपचयन को बोलते हैं रिडक्शन। तो रिडक्शन से हमने ले लिया रेड, ऑक्सीडेशन से ले लिया ऑक्स, तो ये बन गई रेडॉक्स अभिक्रियाएं। तो कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन जो है एक साथ होते रहती हैं। एक उदाहरण देख लेते हैं। कॉपर का जो ऑक्साइड है वो हाइड्रोजन से क्रिया करता है, ये बनाता है, कॉपर मुक्त करता है और जल बनाता है। तो अभी इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है किससे जुड़ रहा है, हाइड्रोजन से। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जैसे हम बोलते थे कि ऑक्सीजन जुड़े, इसका उल्टा एक चीज ये भी बोलते थे अपचयन अभिक्रिया में कि ऑक्सीजन जो है हटे। हाइड्रोजन का जुड़ना या फिर ऑक्सीजन का हटना, ये दोनों ही बातें होती थी। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कॉपर से ऑक्सीजन हट रहा है, कॉपर से ऑक्सीजन जो है हट रहा है, तो ये हो रहा है अपचयन। हाइड्रोजन से जो है ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये हो रहा है ऑक्सीकरण। तो ये हो गई रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ हो रहा होता है, उसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉनों तक जाके इसको डिटेल में देखने की मेरे हिसाब से 10th क्लास में भी ज़रूरत नहीं है। फिर हम देख लेते हैं रासायनिक आबंधन। तो रासायनिक आबंधन से मतलब है जुड़ना। रसायन जो है, परमाणु अणु आपस में जुड़ते कैसे हैं। तो ये 2 प्रकार से होता है दोस्तों। एक होता है, ये बंध बनाते हैं वास्तव में, जब ये आपस में जुड़ते हैं तो बंध बनाते हैं। वो बंध जो हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आयनिक बंध और दूसरे होते हैं सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध। अच्छा, परमाणु या अणु जो है आपस में क्रिया क्यों करते हैं? तो जैसा हमने अष्टक नियम देखा था, अष्टक नियम एक समझ लेते हैं, हो सकता है हम लोगों ने नहीं देखा है। तो अष्टक नियम सामान्यतः क्या बोलता है? अष्टक नियम ये बोलता है
कि जो भी परमाणु हैं वो अपने बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करता है। उसकी टेंडेंसी होती है कि उसके बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ठीक है, परमाणु की टेंडेंसी, वो चाहता है कि बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, अगर 8 इलेक्ट्रॉन उसके हो जाएं तो वो शांति से रहे। तो जैसे हम देखते हैं अक्रिय गैसें होती हैं, अक्रिय गैसें पीरियोडिक टेबल में हमने देखा जो 18वें वर्ग में होती है, 18वें वर्ग में जो अक्रिय गैसें होती हैं वो किसी से क्रिया नहीं करती। क्यों नहीं करती? देखिए, हीलियम होता है उसमें 2, नियॉन होता है उसमें 10, आर्गन होती है 18, ये सब उसके परमाणु क्रमांक हैं, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इनका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करेंगे बोर-बारी के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 2 8, इसका हो जाएगा 2 8 8, 18 के लिए। तो हम क्या देख रहे हैं कि इनके बाह्यतम कोश में जो है, पहले कोश में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बोर-बारी का कहना था, तो ये पूरा है। दूसरे कोश में 8 8, बाह्यतम कोश में 8 8 इलेक्ट्रॉन है, इनके में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बाह्यतम कोश इनका भरा हुआ है, बाह्यतम कोश पूर्ण है, बाह्यतम कोश पूर्ण है, इसीलिए ये किसी से अभिक्रिया नहीं करती। तो परमाणुओं की टेंडेंसी क्या होती है कि वह बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन लें। अब कुछ के में कमी पड़ जाती है, कुछ जो परमाणु हैं वो इलेक्ट्रॉन लेके अपना अष्टक पूरा कर सकते हैं, कुछ जो परमाणु हैं वो इलेक्ट्रॉन दे के अपना अष्टक पूरा कर सकते हैं। तो यही अष्टक पूरा करने के चक्कर में ही उनकी आपस में अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे हम एक अभिक्रिया देखते हैं सोडियम और क्लोरीन की, सोडियम क्लोराइड, ये सामान्य अभिक्रिया है। तो सोडियम का हम क्या देखते हैं कि परमाणु क्रमांक होता है 11, क्लोरीन का होता है 17। सोडियम का विन्यास करके देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सोडियम 11 का क्या होगा 2 8 1, और क्लोरीन 17 का क्या होगा 2 8 7। अब ध्यान दीजिए, सोडियम के बाह्य कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक पूरा करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन लेने की बजाय इसको 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान पड़ेगा। इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 7 इलेक्ट्रॉन देने के बजाय 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान पड़ेगा। तो ये सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। देने के बाद जो सोडियम क्लोराइड बनता है उसमें सोडियम जो होते हैं उसके बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 2 8, और क्लोरीन के भी बाह्यतम कक्ष में 8 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 2 8 8, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। तो अब दोनों के अष्टक पूरे हो गए, अब दोनों मजे से रहेंगे एक साथ। तो ये जो अभिक्रिया होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का जो है एक परमाणु से दूसरे परमाणु में ट्रांसफर होता है, उसे हम कहते हैं आयनिक अभिक्रिया, और इसमें जो बंध बनता है उसे हम कहते हैं आयनिक बंध। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के कारण बना जो बंध होता है वो होता है आयनिक बंध। तो उदाहरण में हम ये देख सकते हैं NaCl, ये है उसका उदाहरण। कुछ कुछ बंध ऐसे बनते हैं कुछ कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता, इलेक्ट्रॉन दिया नहीं जाता है, तो उसको साझा कर लिया जाता है कि अच्छा चलो ये इलेक्ट्रॉन तुम्हारा भी, ये इलेक्ट्रॉन मेरा भी। तो ऐसे साझे से बंधे जो बंध होते हैं वो कहलाते हैं सहसंयोजक। सह साथ में, संयोजक साथ में जुड़े हुए, इलेक्ट्रॉन का साझा। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन को हम लोग कैसे लिखते हैं, ऑक्सीजन को हम लोग लिखते हैं
O2। हाइड्रोजन को हम लोग लिखते हैं H2। O क्यों नहीं लिखते, H क्यों नहीं लिखते सामान्य तौर पे? क्योंकि एक जो O है उसमें हम देखते हैं कि ऑक्सीजन 8 होता है, इसके बाह्यतम कक्ष में होते हैं विन्यास करने पर 2 6 इलेक्ट्रॉन। वो स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता, एक O जो है स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता क्योंकि बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हैं। दूसरे ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश से वो क्या कर लेता है, साझा कर लेता है। तो अब इसके हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, इसके हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। तो उसने 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लिया, साझा कर लिया। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, इस 1 2 3 4 5 6, और इस तरह इसने बना लिया O2। 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ, इसलिए इनके बीच बनता है द्विबंध। द्विबंध ऐसे दिखाते हैं हम, एक बंध दो बंध, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है। फिर H2 की बात करें हम, तो H का होता है, H का परमाणु क्रमांक होता है 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 1। तो हाइड्रोजन का जो 1 इलेक्ट्रॉन है वह हाइड्रोजन के दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर लेता है। अब क्या हो गया, इस हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो पहले कक्ष में चूंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसका कक्ष पूरा हो गया, तो इसने बना लिया H, एकल बंध होता है। एक तीसरा, नाइट्रोजन को भी हम N2 लिखते हैं। तो वहां पे हम क्या देखते हैं कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 5। तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। और एक और नाइट्रोजन का हम यहाँ पे परमाणु ले लेते हैं, उसके बाह्यतम कोश में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन। तो वो क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेता है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 हो गए, और ये भी 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेता है, तो इसके भी हो गए 8। 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लिया, इसलिए इनके पास, इनके बीच जो है ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। तो इस तरीके से सहसंयोजी बंध बनते हैं। जब इलेक्ट्रॉनों का साझा किया जाता है तब सहसंयोजी बंध बनते हैं, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तब आयनिक बंध बनते हैं। सहसंयोजी बंध का बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम जब कार्बन के बारे में देखेंगे, हाइड्रोकार्बन के बारे में देखेंगे, तब आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, जब बात आ ही गई है तो देख लेते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, ये कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। तो कार्बन जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो बहुत सारे उत्पाद बनाता है। इतने सारे उत्पाद कि उन उत्पादों की पूरी एक लंबी श्रृंखला है। जैसे मीथेन, कार्बन की खासियत क्या है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, इसके बाह्यतम कोश में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये 4 ऐसी संख्या है कि ये दे भी सकता है और ये ले भी सकता है। 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, उसको दोनों तरफ से सुगम पड़ेगा। तो इसकी ऐसी संयोजकता होने के कारण, कार्बन की ऐसी संयोजकता होने के कारण वो हाइड्रोजन के साथ बहुत अलग अलग प्रकार के उत्पाद बनाता है। जैसे मीथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। तो कार्बन जो है एक बंध भी बनाता है, सहसंयोजक बंध बनाता है। वो सहसंयोजक बंध, वो एकल बंध भी बनाता है।
वो द्विबंध भी बनाता है, वो त्रिबंध भी बनाता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं मीथेन। तो मीथेन में क्या करता है, कार्बन के जो 72 कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, वो हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर लेता है। तो हाइड्रोजन के जो हैं 72 कोष पूरे हो जाते हैं 2-2 इलेक्ट्रॉन लेकर, और कार्बन के जो हैं हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन साझे में लेकर 4 इलेक्ट्रॉन वो ले लेता है, तो इसका अष्टक पूरा हो जाता है। फिर वो द्विबंध भी बनाता है। अपने ही 2-2 इलेक्ट्रॉन को वो साझे कर लेता है, और एक एक इलेक्ट्रॉन को जो है वो हाइड्रोजन के साथ साझा कर लेता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन उसको, अभी इस कार्बन की अगर बात करें तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, 2 इलेक्ट्रॉन वो किसके साथ साझा कर ले रहा है, कार्बन के साथ। दो इलेक्ट्रॉन वो कार्बन से ले रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन वो हाइड्रोजन से साझा कर रहा है। तो 4-4 8 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, और इस प्रकार ये बना लेता है C2H4। फिर इसमें त्रिबंध भी होता है, जब कार्बन जो है 3 इलेक्ट्रॉन खुद से साझा करता है और एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से साझा करता है। तो 4 बाहर पहले ही से ही थे, 3 खुद से साझा किया, हो गए 7, और 1 हाइड्रोजन से। तो त्रिबंध भी बनाता है, इसे हम कहते हैं मीथेन। इसे हम बोलते हैं एल्कीन, इसे हम बोलते हैं एल्काइन। तो कार्बन और हाइड्रोजन की कार्बन की इसी प्रवृत्ति के कारण जो है कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बहुत सारे उत्पाद बनाता है, और इन्हीं उत्पादों में से एक है हमारा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है वो हाइड्रोकार्बन ही है, हाइड्रोकार्बन, पेट्रोलियम, जिसका संशोधन करके, जिसका शुद्धिकरण करके आपके पेट्रोल डीजल, इसका शोधन करके जो है पेट्रोल डीजल केरोसिन आदि जो पदार्थ हैं वो बनाए जाते हैं। तो ये हो गया रासायनिक आबंधन के बारे में। 2 चीज़ें हमने देखी, एक जो है आयनिक बंध, और दूसरा हमने देखा सहसंयोजी बंध। अगला हम देख लेते हैं रासायनिक सूत्र एवं मोल संकल्पना। तो एक रासायनिक सूत्र पे ध्यान दीजिए। जैसे पानी है या जो जल है, उसका रासायनिक सूत्र है H2O। हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं इसमें, ऑक्सीजन के 1 परमाणु। तो परमाणु परमाणु आपस में मिलके क्या बनाते हैं, परमाणु परमाणु आपस में मिलके बनाते हैं अणु। समान परमाणु भी हो सकते हैं, भिन्न परमाणु भी हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे भिन्न परमाणु, हाइड्रोजन के परमाणु और ऑक्सीजन के परमाणु मिलके बना रहे हैं जल का एक अणु। तो जैसे परमाणु में हमने देखा था कि परमाणु में परमाणु क्रमांक होता है और परमाणु भार होता है। परमाणु क्रमांक और परमाणु भार हमने देख लिया है ये। वैसे ही अणु का भी आणविक भार होता है। तो अणु का आणविक भार क्या होता है, जो आणविक भार होता है, अणु का आणविक भार जो होता है, उसमें जो भी परमाणु हैं उनका परमाणु भार होता है, वो होता है परमाणुओं का परमाणु भार। तो जैसे H2O का अणु भार अगर हम देखें, H2O का अणु भार, तो क्या हो जाएगा, इसमें जो भी परमाणु हैं उनमें उनका परमाणु भार, हाइड्रोजन का परमाणु भार क्या है
हाइड्रोजन का परमाणु भार है एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है, पर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इसलिए इसका परमाणु भार हो जाएगा 2 धन ऑक्सीजन का होता है 8 और 16, तो ये हो गया 18। तो आणविक भार जो है, जल का आणविक भार है वो है 18। अब कोई भी मात्रा हम बताते हैं तो उसके साथ एक यूनिट की आवश्यकता पड़ती है, उसकी एक इकाई की जरूरत पड़ती है। अब ये ऐसा है दोस्तों कि ये जो 16 है ये ग्राम, मिलीग्राम या इस तरीके से किसी संख्या में नहीं बता सकते, क्योंकि हम सामान्यतः अणुभार या परमाणु भार को बताते हैं तो पूर्ण संख्याओं में बताते हैं, लेकिन उनके जो वास्तविक भार होते हैं वो होते हैं दशमलव में। तो कैसे किसी ऐसे यूनिट की हमें आवश्यकता पड़ती है जिसमें पूर्ण संख्याओं का यूज करते हुए हम उनका आणविक भार बता सकें, तो हम प्रयोग करते हैं AMU, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई, परमाणु द्रव्यमान इकाई। इसी को हम न्यू से भी दिखाते हैं। मोल हमें ये बताती है कि दिए हुए परमाणु या अणु या कणों की मात्रा में उनकी संख्या तो मान लो हम बोल रहे हैं कि आपको दे दिया जाए 18 ग्राम जल, तो 18 ग्राम जल में पूछे 18 ग्राम जल में पानी के अणुओं की संख्या, अठारह ग्राम जल में पानी के अणुओं की संख्या बताइए। तो कैसे बताएंगे? तो मोल कॉन्सेप्ट जो है, मोल हमें ये बताती है कि दिए हुए परमाणु, अणु या कणों की मात्रा में उनकी संख्या कितनी है। तो वो होती है, इसे एक सामान्य सूत्र से निकालते हैं, जैसे मोल बराबर होता है पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे पदार्थ, यानी जो भी आपका परमाणु, अणु आदि है, परमाणु हुआ तो इसका परमाणु भार, अणु हुआ तो इसका आणविक भार। तो अब जैसे हम देखें यहाँ पे पदार्थ की मात्रा कितनी दी हुई है, जल की 18 ग्राम, और जल के अणु का आणविक भार क्या है, जल का आणविक भार अब भी हमने देखा था, आणविक भार हमने देखा था 18 18 18 1, तो ये कहलाएगा 1 मोल। अठारह ग्राम जल जो है 1 मोल जल कहलाएगा, और 1 मोल में जो होती है कणों की जो संख्या होती है, 1 मोल में कणों की संख्या जो होती है वो होती है 6.023 गुणित 10 की घात 23। ये होती है कणों की संख्या। इसे हम कहते हैं एवोगेड्रो नियतांक, याद रखिएगा, एवोगेड्रो नियतांक या एवोगेड्रो कांस्टेंट। इससे संबंधित प्रश्न पूछ सकता है, एवोगेड्रो नियतांक कितना होता है, 6.023 गुणित 10 की घात 23। ये कणों की संख्या होती है कितने में, 1 मोल में, 1 मोल में कणों की संख्या। तो मोल हमें ये बताती है कि दिए हुए परमाणु, अणु या पदार्थ के किसी भार में, उनकी मात्रा में उनके कणों की कितनी संख्या है। तो 1 मोल जल यदि बोला जाए, 1 मोल जल में
जल के कणों की संख्या, जल के अणुओं की संख्या क्या होगी 6.023 गुणित 10 की घात 23। तो 18 ग्राम जल में पानी के अणुओं की संख्या कितनी होगी 6.023 गुणित 10 की घात 23। अभी अगर ये 36 ग्राम जल होता तो 36 ग्राम जल होने पर कितने मोल हो जाते 2 मोल। तब आप इसको दो से गुणा करना पड़ता, तो जितनी संख्या आती वो उसमें अणुओं की संख्या होती। तो आपको कुछ पदार्थ दिया जा सकता है और उसमें उसके मोलों की संख्या निकालनी है। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए आपको प्रश्न में एक तो उनकी मात्रा दी होगी ग्राम में, आपको उनका परमाणु या फिर अणुभार निकालना पड़ेगा। ये हो गए मोल संकल्पना की बातें। अगला हम देख लेते हैं अम्ल, क्षार एवं लवण। तो अम्ल जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एसिड, क्षार को हम कहते हैं बेस और साल्ट को हम कहते हैं लवण। तो सामान्यतः पहले ऐसे समझा जाता था कि अम्ल जो होते हैं वो खट्टे होते हैं स्वाद में, और अभी भी ज़्यादातर जो अम्ल होते हैं वो खट्टे होते हैं। तो जैसे टमाटर हो गया, इमली हो गई, इसमें सब में एसिड ही होता है। इमली में होता है टार्टरिक एसिड। क्षार जो होते हैं बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं स्वाद में ज़्यादातर, और लवण जो होते हैं नमकीन होते हैं। तो ये पहले ऐसा माना जाता था। फिर ये तो हो गई सामान्य तरीके से ऐसा आपने टेस्ट करके बताया। सबको टेस्ट तो कर नहीं सकते, केमिकल्स को आप टेस्ट करेंगे हो सकता है सिधार गए। तो पहले ये माना जाता था कुछ सिद्धांत आए हैं इस पे अम्ल और क्षार के लवण के, उसको एकदम अपन तुरंत देख लेते हैं। तो जैसे आर्हीनियस एक वैज्ञानिक हुए हैं, उनके अनुसार अम्ल वे होते हैं जो अपने जलीय लवण में H+ देते हैं। जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अभी आयन की बात हो गई, ये क्या होती है। और क्षार वो होते हैं जो अपने जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। और इन्होंने इसका उदाहरण लिया HCl और NaOH। कैसे? HCl का जो जलीय विलयन होता है उसमें वो क्या करते हैं H+ आयन देता है और Cl- आयन देता है। NaOH क्या करता है अपने जलीय विलयन में सोडियम+ आयन देता है और OH- आयन देता है। तो ये OH- दे रहा है, OH दे रहा है, तो ये हो गया क्षार। ये प्लस H+ दे रहा है, तो ये हो गया अम्ल। ऐसा इन्होंने माना था। तो अब ये आयन क्या होते हैं, तो जैसे H+ हम देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन देने या लेने के बाद परमाणु में जो चार्ज आता है, जो चार्ज परमाणु होते हैं उन्हें हम आयन कहते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, सामान्य अवस्था में है तो एक इलेक्ट्रॉन है, कोई चार्ज नहीं है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है ऋणात्मक, और प्रोटॉन में होता है धनात्मक चार्ज। अब हाइड्रोजन मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो अभी एक प्रोटॉन है इसके पास, प्रोटॉन में धन चार्ज है। प्रोटॉन का जो धन चार्ज था, एक प्रोटॉन जो था उसका धन चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन जो था उसका ऋण चार्ज, वो आपस में एक दूसरे को संतुलित किए हुए थे। अभी इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, ऋण चार्ज नहीं रहा तो उस पर आ गया धन चार्ज, इसे हम कहते हैं आयन। फिर उसी तरीके से देख लेते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन 17, बहतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। अभी ये क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है। बहतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हमने देखा है, 2 8 7। एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो अभी एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया, इस पर आ जाएगा माइनस चार्ज।
तो ये हो गए धन आयन, ये हो गया धन आयन, और ये हो गया ऋण आयन। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन देने पर या इलेक्ट्रॉन लेने पर जो है ये आयन में परिवर्तित हो जाते हैं। तो आर्हेनियस जी ने कहा कि जो H+ आयन देते हैं जलीय विलयन में वो अम्ल हैं, जो OH- आयन देते हैं वो क्षार हैं। यहाँ तक ठीक था, HCl और NaOH तक। अब बहुत सारे ऐसे रसायन होते हैं जिनमें हाइड्रोजन ही नहीं होता और वो अम्ल होते हैं, जिनमें OH ही नहीं होता और वो क्षार होते हैं। उनका फिर हम कैसे वो करें, उनको फिर कैसे समझाएं? तो फिर अगला सिद्धांत आता है ब्रॉन्स्टेड लॉरी का, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी, ब्रॉन्स्टेड लॉरी। ये H+ OH आयन की बात नहीं करते, ये बोलते हैं कि जो प्रोटॉन देता है, जो प्रोटॉन देता है वो है अम्ल, और जो प्रोटॉन लेता है वो है क्षार। अच्छा चलिए ठीक था, पर जब अध्ययन हुए तो पता चला कि भाई प्रोटॉन का लेना देना ही नहीं होता, जो कुछ लेना देना होता है वो तो इलेक्ट्रॉन का होता है। तो ये सिद्धांत भी फिर फेल हो गया। फिर लास्ट में अभी जिस सिद्धांत के आधार पर हम अम्ल और क्षार को समझाते हैं वो है लुईस का सिद्धांत। ये बात करते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन के जोड़े की, इलेक्ट्रॉन के जोड़े। तो जो देता है वो है क्षार, और जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े लेता है वो है अम्ल। सिंपल। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो देता है वो कहलाता है क्षार, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लेता है वो कहलाता है अम्ल। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है अम्ल और क्षार के बारे में। फिर लवण क्या होता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया में हमने देखा कि जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं, इसी क्लास में हमने थोड़ी देर पहले देखा है कि अम्ल और क्षार जब आपस में मिलते हैं तो वो बनाते हैं लवण और जल। जैसे हमने देखा था HCl और NaOH का, ये बनाते हैं NaCl प्लस H2O। तो ये जो बनते हैं ये कहलाते हैं लवण। सबसे पहले देख लेते हैं शुष्क बर्फ, ड्राई आइस। प्रश्न पूछ सकता है इसके बारे में क्या होता है। तो ये होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ बोलते हैं। किस में यूज होता है? अग्निशमक यंत्रों में, पाउडर के रूप में अग्निशमन में यूज होता है। अग्निशामक यंत्रों में जो सफ़ेद पाउडर भरा होता है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, आग बुझाने के काम आता है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायु से भारी होती है, तो आग जब जलते रहती है तो आग को जलने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जगह को घेर लेता है, वायु से भारी होने के कारण वायु को पहुंचने नहीं देता और आग जो है बुझ जाती है। फिर विरंजक चूर्ण, ये होता है CaOCl2। क्या काम आता है विरंजक चूर्ण जो है? एक सूत्र पूछ सकता है, आपने देखा होगा क्लोरीन का छिड़काव करते हुए, क्लोरीन पाउडर का जो छिड़काव, विरंजक चूर्ण ये वही होता है। तो पानी को शुद्ध करने के लिए पानी में भी डाला जाता है, बरसात में कुएं वगैरह में डाला जाता है। तो सैनिटाइजेशन में, पानी वानी वगैरह शुद्ध करने में, पानी शुद्धिकरण, साफ सफाई, सैनिटाइजेशन में इसका विरंजक चूर्ण का प्रयोग होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने देखा होगा, जब मोच वोच लग जाती है तो जो लगाया जाता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सूत्र होता है CaSO4
H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपने फॉल सीलिंग भी लगते हुए देखा है। तो इसका क्या क्या यूज़ होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का मूर्तियाँ बनाने में, चोट वोट लग जाए तो प्लास्टर चढ़ाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम के फॉर्मूले में हो सकता है आप कंफ्यूज हों। जिप्सम हो सकता है प्रश्न में पूछे। जिप्सम जो होता है वो होता है CaSO4.2H2O। तो 2H2O जिप्सम का होता है और हाफ H2O जो होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। चूना बहुत सामान्य CaO, इसका यूज़ आप जानते ही हैं, सीमेंट वगैरह बनाने में इसका यूज़ होता है। फिर घर की पोताई वगैरह के लिए चूना का जो है प्रयोग होता है। फिर हम देख लेते हैं बहुलक। बहुलक ऐसे यौगिक होते हैं जो किसी एक रसायन के जो है बहुत लंबी श्रृंखला बनाने से बने होते हैं। तो इसमें दो प्रकार के वर्ड जो हैं प्रयुक्त हो रहे हैं, एकलक, और ये जब बहुत सारे हो जाते हैं, इनकी श्रृंखला बन जाती है या जाल बन जाता है, तो ये कहलाते हैं बहुलक। जैसे पॉलीथीन है, पॉलीथीन, पॉली का मतलब होता है बहु, तो ये क्या होते हैं? एथीन के जो कि होता है CH2 के बहुत सारे एकलकों के आपस में मिलने से ये बने होते हैं पॉलीथीन, पॉलीएथीन, पॉलीथीन। तो इसमें दो प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ सकता है, दो प्रकार होते हैं इसके। एक तो होता है थर्मोप्लास्टिक। तो प्लास्टिक को जब हम जलाते हैं तो देखते हैं कि वो जलते जलते सिकुड़ने लगता है और बच जाता है। फिर से आप जलाएं तो वो फिर से पिघल जाता है, फिर से जलता है। तो इस टाइप के जो प्लास्टिक होते हैं वो कहलाते हैं थर्मोप्लास्टिक, जैसे पॉलीथीन है। अब एक होते हैं जिनको आप एक बार जब जलाएंगे तो एक बार तो वो मुलायम होंगे, पर एक बार अगर ठोस हो गए तो उसके बाद आप दोबारा जलाएंगे तो वो फिर से मुलायम नहीं होते, जैसे बेकेलाइट है। बहुलक के बहुत से उदाहरण हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, जैसे PVC है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसके पाइप आप देखते हैं घर में पानी वानी की सप्लाई के लिए, खेतों वेतों में पानी सप्लाई के लिए PVC के दरवाजे देखते हैं। तो इस तरीके से हो गई ये बहुलक। फिर देखते हैं साबुन। तो साबुन जो होते हैं वो उच्च अणुभार वाले वसीय अम्लों के सोडियम या फिर पोटेशियम लवण होते हैं। तो उच्च वसीय अम्ल, सामान्यतः देखा होगा आपने, साबुन बनाने के लिए तेलों का प्रयोग करते हैं, तो तेल जो होते हैं वसीय अम्ल होते हैं, उनकी KOH जो सोडा होता है उसके साथ जब अभिक्रिया कराई जाती है तो साबुन बनता है। फिर एक खाने का सोडा, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, NaHCO3। खाना वाना पकाने में, बेकिंग करने के लिए एसिडिटी अगर हो रही हो तो एंटासिड के रूप में काम करता है। तो इस तरीके से हमने देखे दैनिक जीवन में कुछ महत्वपूर्ण रसायन। एक आध नंबर का प्रश्न इसमें से पूछ सकता है। तो मोटा मोटी हमने जो है पूरा केमिस्ट्री आज कवर कर लिया। मैं मानता हूँ कि सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से कवर नहीं कर पाए होंगे, पर समय की डिमांड यही है दोस्तों, समय बहुत कम बचा है परीक्षा के लिए। पर ऐसा मेरा विश्वास है कि केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी ज़रूर मदद करेगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।